सर, जो भी करनाल में हुआ, किसानों ने ये सोचा, किसान आंदोलन के नेताओं ने ये सोचा, एक नाम जो इसके पीछे आ रहा है, मैं उसके बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहूँगी कि पंचायत तो हो, किसानों को समझाया तो जाए, लेकिन उन किसानों को ना समझाया जाए जो इसके बारे में जानना चाहते थे। देखिए, आज जो भी करनाल में हुआ, देखिए, इस देश में आप विरोध कर सकते हैं। इस देश में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। अगर आपको फिर भी अच्छी नहीं लगती तो राजनीतिक पटल पर उतर कर आप चुनाव भी लड़ सकते हो और उस व्यक्ति को या उस विचारधारा को हरा भी सकते हैं। परंतु क्या आंदोलन के नाम पर और धरने के नाम पर हिंसा जायज़ है? और आज जो भी करनाल में किया गया, आज इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि अगर आपके साथ वाकई किसान, करोड़ों किसान अगर आपके साथ जुड़े होते तो आप इतने भयभीत नहीं होते कि महापंचायत में हिंसा करवाए। वहाँ की महापंचायत में कोई पहुँचता ही नहीं। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि वहाँ पे करोड़ों किसान आपके भ्रमजाल से निकलकर फिर भी सरकार और जो मोदी कह रहे हैं उनकी बातों को सुनने के लिए जा रही है, और कहीं ना कहीं आपका झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। इसीलिए आप हिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को अब ले जाना चाहते हैं। और ये पहली घटना नहीं है, इसके अलावा टेलीकॉम टावर पर भी हमला किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं हिंसा मत करो, पीछे से बढ़ावा वही देते हैं। आज कितने दिन हो गए, 50 दिन होने आए हैं, सड़कों को जाम करके रखा है। शाहीन बाग में भी इसी तरीके से किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने तक इस पर बात रखी अपनी। तो बार बार हिंसा क्यों अपनाई जा रही है? और नागरिकता कानून से लेकर दिल्ली दंगे आपने देखे किस तरीके से हुए। क्या एक और बार दंगा करवाने की साजिश रच रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग? ठीक है सर, आपने अभी कहा कि मतलब मैंने पूछा आपसे कि ये जो इस करनाल को के इंसिडेंट जो हुआ, इसके पीछे जो एक नाम जो बीजेपी ले रही है, उस नाम के बारे में जानना चाहती हूँ, उस नाम के बारे में मैं कुछ आपसे सुनना चाहती हूँ। देखिए, जो नाम इन्होंने लिया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस वामपंथी लोग इसके पीछे हैं और एक गुरनाम सिंह चढ़ून। अब मैं जानता हूं कि आपके जो दर्शक हैं बड़े जानकारी रखने वाले लोग हैं, उसको गूगल करिए उस नाम को और आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का क्या इतिहास रहा है। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इससे पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ी है, लोकसभा चुनाव उनकी पत्नी ने लड़ी है। हालांकि वो खुद इच्छुक थे टिकट के, पर आम आदमी पार्टी से कहा जाता है कि उनकी बीवी टिकट लड़ गई। तो अगर इतने ही वो लोकप्रिय और प्रभावशाली लोग होते हैं, टिकैत साहब भी चुनाव लड़े, राकेश टिकैत, उनकी डिपॉजिट जब्त हो गई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये थके हारे नेता जो अपनी राजनीति की फसल नहीं उगा पाए, अब किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर मोदी विरोध में देश का नुकसान क्यों करने जा रहे हैं? अगर आपको राजनीतिक आपकी इच्छाएं हैं तो आप लड़िए चुनाव, जीतिए चुनाव, परंतु क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक खपत लेनी है तो आप अच्छा जो कदम उठाया जा रहा है किसानों के लिए, उनके लिए उनको भड़काओगे, हिंसा करोगे। ठीक है, लेकिन सर क्या यहाँ से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपनी प्रजा को समझाने जाते हैं कि भाई इस जो हम किसान बिल लेके आए हैं, कृषि कानून लेके आए हैं, इसके ये लाभ हैं, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, और वहाँ पे वो लोगों को समझा भी नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि अपना हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे नहीं उतार पाते हैं, तो बीजेपी का कहीं ना कहीं यहाँ पे फेलियर माना जाएगा। देखिए क्या करे, यदि अगर राज्य का और जो प्रशासन का तंत्र है, अगर वो लाठी डंडे भांजना शुरू कर दे, अगर वो टीयर गैस छोड़ना शुरू कर दे, अगर वो गोलियां चलाना शुरू कर दे, तब आप कहेंगी कि क्या राज्य सरकार को इस तरीके से पेश आना चाहिए? ये चाहते ही वही थे। ये तो मैं समझता हूँ कि आज तो मनोहर लाल खट्टर, हालांकि मैं उनका कोई बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, परंतु मैं उनको दाद देता हूँ कि वो उस सहिष्णुता का परिचय दे रहे जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। उनके बस में तो बहुत सारी चीज़ें थी, पर उन्होंने संयम बरता। और जो अपने आप को गांधीयन फार्मर कहते हैं, फैंसी ड्रेस फार्मर, वो किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, किस तरीके से हिंसा के रास्ते अपना रहे हैं और किस तरीके से उसे जायज़ ठहरा रहे हैं। आपने कई सारे लोगों के इंटरव्यू किए होंगे, क्या योगेंद्र यादव जी ने अभी तक इसका खंडन किया है? आप मुझे बताइए, किया है कि नहीं किया है? क्यों नहीं किया? किसान के नेता जो कहते हैं वो कहते हैं कि हाँ, वो तो विज्ञान भवन में जाकर तो मौन व्रत धारण करते हैं कि हम गांधी जी के बंदर की तरह हैं और गांधी जी के तरीक़ों से उनको चलना नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने करवाया, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने नहीं करवाया और आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप इसका खंडन कीजिए ना। खंडन करने में तकलीफ़ होती है, इसका मतलब आप मूक समर्थक देते हैं। और एक बात नोट कीजिए, जो टेलीकॉम टावर डिस्ट्रॉय हुआ,
उसमें क्या अंबानी अडानी का नुकसान हुआ था? अंबानी अडानी ने तो बेच दिया था वो विदेशी कंपनी को, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो उन आम लोगों का जो टेलीफोन के माध्यम से अपनी प्रोड्यूस को बेचना चाह रहे थे, जो आम लोगों का जो ऑनलाइन एजुकेशन करना चाह रहे थे, उन लोगों का जो अपने घर पे हाल चाल पता करना चाह रहे थे, और उन लोगों का नुकसान हुआ जो राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए हमारे जो तंत्र यंत्र लगे हैं उनकी जो सेवाएं ठप हो गई। ठीक है सर, अभी आपने कहा कि योगेंद्र यादव ने जो ये घटनाएं हो रही हैं इसका खंडन नहीं किया, जो अभी किसान नेता बन के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। ये बात हाल ही में किसान नेता बने हैं, हाल ही में। इससे पहले वो क्या थे, वो इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे पावर ग्रिड फेल हो जाएगा। उससे पहले वो कोई और नागरिकता कानून के एक्सपर्ट थे। उससे पहले वो सलीम बने थे। तो कभी मुसलमान, कभी किसान, कभी मिलान, ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसा घमासान। ठीक है सर, इसका समर्थन जो है राकेश टिकैत ने खुले मंच पे टीवी पे आके किया है कि जो भी आज करनाल में हुआ ये बहुत ही अच्छा हुआ। ये सरकार को समझना चाहिए कि अब जो किसान है वो चुप नहीं रहेंगे। उनका अगर हम 26 जनवरी वाला जो उनका भाषण था, उनका जब उन्होंने उनकी जो लास्ट जो बातचीत हुई थी सरकार से, उस समय भी उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को तो हम पूरा मेला निकाल देंगे। उसका कुछ एक एग्जाम्पल ये देखा जा सकता है। देखिए, अफसोस की बात है कि जिस घर परिवार से राकेश टिकैत साहब आते हैं उनको उनके पिताजी की पुरानी स्पीचेस सुननी चाहिए। उनके पिताजी ने ये बात हमें सिखाई थी कि किसान तो चंगुल में फंसा है मंडी के, उसको आज़ाद करो। और आज जब एक सरकार ने वो ताकत दिखाई कि उसको मंडी से आज़ाद कराने के लिए एक विकल्प दिया, कोई ख़त्म नहीं किया कुछ, एक पर्याय विकल्प दिया कि आप इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो। मैं राकेश टिकैत जी से 2 सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से। क्या आप पर ज़ोर ज़बरदस्ती करी जा रही है इस कानून के ज़रिए? जवाब है ना। क्या आपसे कुछ छीना जा रहा है इस कानून के ज़रिए? जवाब है ना। कुछ दिया जा रहा है, कुछ लिया तो जा नहीं रहा। तो विरोध किस बात का है? आप मत लीजिए, जिसको लेना है वो लेगा, फ़ायदा जिसको उठाना है वो उठाएगा, आपको नहीं उठाना आप मत उठाइए। परंतु जो राकेश टिकैत ने आज बात कही है, इससे एक चीज़ स्पष्ट साबित हो गई है कि हिंसा का तरीका, देश में आगजनी करने का तरीका, टुकड़े टुकड़े गैंग का जो ये मॉडल, शाहीन बाग मॉडल था जिससे कि दिल्ली दहल गई थी और 53 लोग मारे गए थे, आज वही एलिमेंट्स इस पूरे अभियान को संचालित कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसानों के नाम पर देश में ऐसी आग लग जाए कि उसमें कई सारे लोग भस्म हो जाए। ठीक है सर, ये बात बहुत सारे लोग इस जो करनाल जो इंसिडेंट हुआ इस पे एक प्रश्न उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ये पहले ही आगाज़ कर दिया गया था, मुख्यमंत्री को पहले ही बता दिया गया था कि आज जो आप पंचायत सभा करने वाले हैं इसमें कुछ गड़बड़ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो इस सभा को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने जो है जाके वहाँ पे सभा करने का सोचा, रैली निकालने का सोचा, लोगों को समझाने का सोचा। तो क्या एक न्यूज़ में आने के लिए, खबरों में बनने के लिए क्या एक स्टंट था ये? तो मुझे लगता है कि आपको ये सवाल ऐसे पूछना चाहिए कि क्या मनोहर लाल खट्टर के लोकतांत्रिक स्पिरिट को आप सलाम नहीं करते? कि यदि मुझे पता है कि कहीं मेरा विरोध होगा, यदि मुझे पता है कि कहीं मुझे लोग काले झंडे तक दिखाएंगे, तब भी मैं उनसे संवाद करने के लिए कटिबद्ध हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, चलो उनके पास चलेंगे, उनकी जो गलतफहमियाँ उसको दूर करने की कोशिश करेंगे या उनकी बात सुनकर आएंगे। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा लोकतांत्रिक और सहिष्णु का होने का परिचय कोई दे ही नहीं सकता। बल्कि वो लोग जो उनके पहुंचने के बावजूद भी या ऐसी खबर मिलने के बावजूद कि वो पहुंच रहे हैं, आप संवाद कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। हो सकता है कभी मुलाकात नहीं होती होगी तो मुलाकात करके उनको समझा सकते हैं कि ये कमियां हैं कानूनों में। आपने वो मौका क्यों नहीं लेने दिया लोगों को? आपने क्यों ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पूरी ही महापंचायत को रद्द करना पड़ा? इसका मतलब ये है कि सहिष्णुता का चोला ओढ़ कर योगेंद्र यादव वाली जो मंडली है, जो पूरे देश में इंटॉलरेंस का बखेड़ा खड़ा करती है, सबसे इंटॉलरेंट लोग यही लोग हैं। ठीक है, अभी आपने कहा कि उनके लोकतंत्र अधिकार थे कि वहाँ पे वो उसका हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि चलिए ठीक है, वो लोगों का पता होने के बावजूद भी वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे जो है राकेश टिकैत जी, आप मुझे बताइए, अगर वहाँ नहीं जाते तो क्या करते? वहाँ के लोगों को डंडे से पिटवाते? वो क्या करते? वो एक मुख्यमंत्री है और लाठीचार्ज हुआ सर।
हाँ, इसको क्या कहते तो, हैं? तो अगर आप एक सुरक्षा का को नज़रअंदाज करके वहाँ पर हिंसा पे उतर आएंगे तो फिर सिचुएशन को काबू करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। पर मुझे एक बात बताइए कि एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या है कि वो प्रदेश के हर लोग उस लोग से मिले, चाहे वो उससे इत्तेफाक रखे या ना रखे। तो उन्होंने इसको रद्द नहीं किया और उसने जारी रखा जब तक कि ऐसी स्थिति ना बनी। मुझे लगता है कि ये सराहनीय है। ठीक है। अब जैसे कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी लोग जो प्रदेश में हैं, वो बोलते हैं कि अब हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग पंजाब में खास करके जहाँ पे हम घर से बाहर निकलने का सोचते हैं, हमारे ऊपर आक्रमण हो जाता है। हमारे ऊपर ये धमकी दी जाती है कि आप ये कानून वापस करो, नहीं तो हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। तो क्या ये स्थिति बन गई है कि अब जो किसान नेता हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब जो सरकार है वो किसी भी किसान से बात ना करे, आम किसान से, पंचायत के जरिए? नहीं, ऐसी स्थिति बन रही है कि जहाँ पर भी जो किसान इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, एक किसान पद्मश्री भी थे जिन्होंने समर्थन किया, तो उनको विदेश से धमकियाँ आई। और आपने कई ऐसी बातें सुनी होगी कि एक किसान कह रहा है कि हमने तो इंदिरा ठोक दी तो मोदी क्या है। तो यदि कोई किसान नेता और किसानों के हक में बोलने वाला व्यक्ति इन कानूनों के लिए बोल रहा है तो उसकी सुरक्षा पर और उसके जान माल पर बड़ा खतरा तो है ही। परंतु दिक्कत इस बात की है कि आज अगर करनाल जैसी घटना का खंडन तमाम ये तथाकथित फैंसी ड्रेस और नॉर्मल ड्रेस वाले किसान कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक आश्वासन होता उन लोगों के मन में कि चलिए कम से कम इन लोगों ने खंडन किया, ये इनके समर्थन में नहीं है। पर आज पूरी बाजी समझ में आ रही है कि किसान बहाना है, देश में आग लगाना है, मामले को नहीं सुलझाना है और इसमें दंगे भड़काना है। ये आज एक एजेंडा सामने आ चुका है। सर, मैं आखिरी इस मुद्दे पे ये आखिरी सवाल पूछूंगी कि अब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, किसान और सरकार के बीच में क्या हल निकल सकता है? किसान और सरकार के बीच में तो वार्तालाप भी हो रही है। 99% किसान तो वैसे ही सरकार के इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, इसलिए वो सड़कों पर नहीं है। 99% साथ में है, 1% में से भी जो ज़्यादातर किसान हैं वो बातचीत करना चाहते हैं, इसीलिए 8 राउंड हुई हैं। इसीलिए किसान के जो मांगे थी, जायज़ मांगे थी, उसको सरकार ने माना भी है और बातचीत से समाधान निकल ही रहा है। परंतु जो कुछ मुट्ठी भर है लोग, राजनीतिक लोग, जिनको गिद्ध बनकर इस पूरे मामले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है किसानों के चूल्हों पर, वो लोग जो किसान छोड़कर मिलान चले जाते हैं और वापस लौट आए हैं देश में, उन लोगों को केवल और केवल अपनी राजनीतिक ज़मीन ढूंढनी है, इसलिए किसानों को डरा रहे कि आपकी ज़मीन चली जाएगी। तो ऐसे जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं उनका चेहरा अब बेनकाब करने का समय आ चुका है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने एक समय पर इन्हीं किसान के कानूनों को, कृषि कानूनों को समर्थन दिया था। आम आदमी पार्टी ने 2017 के मैनिफेस्टो में डाला था, कांग्रेस ने 2019 के मैनिफेस्टो में डाला था, कांग्रेस ने तो 2004 से लेकर 14 तक इस पर पहल की थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी 2008 में, 2008 से लेकर 14 तक एमएसपी अगर इतनी करीब थी दिल के कांग्रेस के, तो उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? धूल मिट्टी क्यों खाती रही? क्यों इस बार जब प्रधानमंत्री आए तो प्रधानमंत्री को एमएसपी वाली बात को, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को लागू करना पड़ा? और पिछले 4 साल 5 साल के आंकड़े और मनमोहन सिंह के आखिरी 5 साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, किसने ज़्यादा एमएसपी दी है? और मैं एक बात और पूछता हूँ, अगर ये कानून ख़त्म भी कर दिया जाए जी, अगर ये तीनों कानून रद्द कर दिए जाए, जैसे ये चंद मुट्ठी भर फैंसी ड्रेस वाले कह रहे हैं, क्या राहुल गांधी आपके शो पर आकर ये गारंटी देंगे कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए तो आलू पर, फल पर एमएसपी मिलेगी? अब राहुल गांधी और प्रियंका को तो ये भी पता नहीं होगा कि फल सब्जी पर वैसे भी एमएसपी नहीं मिलती। इन बेवकूफ़ों को ये भी नहीं पता होगा कि चने का झाड़ होता है, चने का पेड़ होता है। इनको धान और गेहूं का फ़र्क नहीं पता इन्होंने कभी खेत दूर से नहीं देखा, फावड़ा तो उठाया नहीं ज़िंदगी में, है ना? तो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने से नहीं बन जाते किसान। मुझे इनको बताइए कि ये 3 किसान कानून रद्द कर दिए, तब भी क्या 23 फसलों के अलावा जो बाकी फसलें हैं इस देश में, क्या एमएसपी पर बिकेगी? तो क्यों ऐसी बातें करते? केरला में एमएसपी शुरू हो जाएगी, केरला में मंडी शुरू हो जाएगी 3 कानूनों को रद्द करके, बिहार में मंडी शुरू हो जाएगी, त्रिपुरा में 25 सालों तक एमएसपी नहीं दी गई जी। वाम दल कहाँ था आपका? तो ये बातें हैं। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, पंजाब की सरकार ने अभी लागू कर दिया है कानूनों को, उनके कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि हमने तो लागू कर दिया, हमारी बिक रही है फसलें बाहर। तो खुद कर सकते हैं, हम करें तो
चमत्कार, दूसरे करे तो गुनहगार। तो सर ये सारी बातें समझ में क्यों नहीं आती किसान नेताओं को? खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं अपना आंदोलन? सर दिक्कत हो रही है, हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है। आप भी जाते होंगे नोएडा तो आपको भी दिक्कत होती होगी सर। नागरिकता कानून पारित हो गया देश में, इस देश में नागरिकता कानून पारित होकर समय हो गया इस देश में। कितने लोगों की नागरिकता छीनी? अभी तक कितने लोग ऐसे हैं, मुसलमान हैं मेरे जैसे, जिन्होंने बोला हाय हाय मेरी नागरिकता ले ली मोदी ने? एक भी आया का सामने? किसी को दी होगी, किसी की ली तो नहीं गई है। फिर भी क्या इन्होंने कहा, नागरिकता कानून आएगा, मुसलमानों को तो जेल में डाल देंगे, मुसलमानों को बंद कर देंगे, मुसलमान के पास देश नहीं बचेगा। ये भ्रमित करने वाले लोग हैं। जो असली बात समझते हैं उन्होंने तो, लोगों ने नागरिकता कानून पर से लेकर किसान के कानूनों पर, अब आप देखिए प्रधानमंत्री को असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, बिहार से लेकर गोवा तक, राजस्थान के ज़िला परिषद से लेकर हर जगह देश में किसको वोट मिला है? अगर कांग्रेस पार्टी के साथ किसान खड़े हैं तो उनको वोट क्यों नहीं मिलता?